नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CTET प्राथमिक स्तर में जो पर्यावरण आता है उसमें 30 नंबर का आता है और दोस्तों 15 नंबर की पेडागोजी होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि CTET प्राइमरी स्तर का जो पेपर होता है उसमें 30 नंबर का जो पर्यावरण आता है उसमें 15 नंबर का पेडागोजी होता है। तो दोस्तों, ये पेडागोजी आपको कहाँ से पढ़ना है और उसके लिए नोट्स आपको कहाँ से लेने हैं, इसके लिए हमारे अभ्यर्थी बहुत परेशान रहते हैं। आज हम आपके लिए वो नोट्स लेकर के आए हैं। ये 3 वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, मैं वादा करता हूँ ये 3 वीडियो जब आप अच्छे से समझ लेंगे, इन्हें देख लेंगे, तो आप जो 15 नंबर की पेडागोजी होती है तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। और अगर आप इसे बार बार देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तब आप 15 के 15 क्वेश्चन ढूंढने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 सुझाती है कि बच्चों की स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यानी बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको बाहरी जगत से जोड़कर पढ़ाया जाए। ये किसने सुझाया है? ये सुझाया है NCF 2005 ने। ठीक है, अब नीचे लिखा है यह सिद्धांत। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा सिद्धांत, कि बच्चों की पढ़ाई को यानी स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। तो यह सिद्धांत किताबी ज्ञान के उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए थी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है ये उस चीज का विरोध है, यानी उस चीज के उस व्यवस्था के विपरीत है। कौन सी व्यवस्था के? जो पहले चल रही थी। कौन सी चल रही थी? कि विद्यालयी ज्ञान को विद्यालय तक सीमित रखिए, ठीक है, और आपके बाहरी ज्ञान को बाहर तक सीमित रखिए। लेकिन आज की डेट में ये आवश्यक हो गया है कि विद्यालयी ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, यानी विद्यालय के जीवन को, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। तो यहाँ पर ये जो क्या है, ये पुराने जो व्यवस्था थी शिक्षा की उसके विपरीत ही तो हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने कहा है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ऊपर वाली लाइन जो लिखी हुई है ये अगर आप 10 बार के पेपर देखेंगे तो 8 बार के पेपर में सेम टू सेम आई हुई है। अगर दूसरी लाइन देखेंगे, दूसरी लाइन भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी हूबहू ऐसे ही। ठीक है, अब दोस्तों नीचे लिखा हुआ है इस हेतु, किस हेतु? जो ऊपर यानी स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, इस हेतु नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित यानी NCF 2005 पर आधारित पाठ्यक्रम और पुस्तकें इस बुनियादी विचारधारा पर अमल करने का प्रयास हैं। अब यहाँ पर बात आती है कौन सी विचारधारा, कौन सी बुनियादी विचारधारा? तो दोस्तों, विचारधारा हम ऊपर ही आपको बता चुके हैं कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमें अपनी किताबों में, अपने करिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रयास है पुस्तकों के माध्यम से। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। यानी जो पुस्तकें हैं उसमें विरोध किया गया है किस चीज़ का? किस चीज़ का? कि जो जानकारी बच्चों को दी जाती है, जो विषय बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, वो एक दीवार तक सीमित कर दिए गए थे पहले। ठीक है, और क्या होता था? रटने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता था। तो आज ये किताबें विरोध में आ गई हैं कि अब रटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाएगा। रटेगा नहीं, बच्चा समझेगा, समझ के पढ़ेगा, सीखेगा। ठीक है, और उसके ज्ञान को सीमित नहीं किया जाएगा, यानी एक मजबूत दीवार से जो घेर दिया जाता था कि स्कूल तक सीमित रखा जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। आज अब क्या चाह रहा है, ये वर्तमान क्या कह रहा है, यानी वर्तमान की मांग क्या है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। अब फिर नीचे देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, उपरोक्त प्रयास से हमें, यानी जो हमने ऊपर वाले प्रयास किए हैं, कौन से प्रयास किए हैं? NCF 2005 हम लाए हैं और NCF 2005 के माध्यम से जो हमने अपना करिकुलम, ठीक है, सेट किया है, उसमें हमने प्रयास किया है कि विद्यालय जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, उपरोक्त प्रयास से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था को सकारात्मक रूप दे पाएंगे। अब दोस्तों आप देखिए, यहां पर एक प्रश्न बन जाता है कि बाल केंद्रित व्यवस्था
का सुझाव किसमें दिया गया था? तो बाल केंद्रित व्यवस्था यानी पढ़ाई जो होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही वर्णित कर दिया गया था, कह दिया गया था, लेकिन अमल में नहीं आ पाया था। अमल में कब आया? जब हमने पुस्तकों को कुछ इस तरह से बनाया जिससे कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा है वो बाल केंद्रित हो जाए, बच्चे खुद सीखें, बच्चे अपने ज्ञान को खुद बढ़ाएं। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपको व्यवहार में लेना है, ये रटना नहीं है, ऐसे ही व्यवहार में लेना है। लेकिन हाँ, इसको बार बार देखेंगे तो शब्दावली आप यही बिल्कुल यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करें, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है, क्योंकि आप जब पेपर को करेंगे तो यही हूबहू लाइनें आपको मिलने वाली हैं, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, हम कुछ दिनों के बाद, अभी 2-3-4 दिनों में ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट में मैं बताता जाऊंगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कहां पर बताया था, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर पर ही भरोसा करता हूं। अगर आप कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर को ही करें, मार्केट का कोई भी पेपर न करें, क्योंकि मार्केट में जितने भी आपके पेपर उपलब्ध हैं, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं दोस्तों, वो दोनों नज़रिए से बनाए जाते हैं कि टेट वाला भी इसे पढ़ ले और सीटेट वाला भी पढ़ ले। आप भटक जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ही करें। चलिए अब हम दूसरी स्लाइड की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, हमारे इस प्रयत्न की सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है। ये कौन कह रहा है? जिसने एनसीएफ बनाया है, जिन्होंने इस पाठ्यक्रम सुझाया है। और उस पाठ्यक्रम में क्या प्रयास किया गया था? उसमें प्रयास किया गया था कि बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। लेकिन केवल पाठ्यक्रम ही ऐसा नहीं कर पाएगा, इसमें कुछ हम लोग भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा ये प्रयत्न सफल जब ही होगा, यानी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्कूल के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। ये कह रहे हैं हमारे स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो प्राचार्य हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, उनकी भी मदद हमें चाहिए। वो लोग बच्चे जब गतिविधियां करते हैं, बच्चे जब कल्पना में खोते हैं, बच्चे जब अनुभव जो बच्चों को मिलते हैं सीखने के दौरान, तो उनको विचार करने का कितना अवसर दिया जाता है, कितने मौके दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो स्वतंत्र होकर के सीख सकें। दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। CTET में लिखा होता है अवसर दें, तो वो वाला प्रश्न जो होता है 90% वो वाला पॉइंट आपका सही होगा, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना है? बच्चों को अध्यापक लोग सहयोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चा जो गतिविधियां करेगा उससे जो उसे अनुभव मिलेंगे, तो ऐसे अनुभव लेने की उसको कितने अवसर आप देते हैं। ये लाइन आप ऐसी ही, बिल्कुल ऐसे ही तैयार करें, ठीक है, घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, बहुत कम है, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। मैं कहता रहा हूँ 3 वीडियो, तीनों वीडियो अगर आप समय देखेंगे तो बहुत ज़्यादा 90 मिनट का होगा, नहीं तो आपका 60 या 70 मिनट का होगा। दोस्तों, आप चाहें तो तीनों वीडियो मेरी एक दिन में देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमें ये मानना होगा कि यदि समय, जगह और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों के द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। ये कहा जाता है कि अगर जो बड़े लोग होते हैं, यानी समझदार लोग होते हैं, बच्चों को सीखने के लिए कुछ देते हैं या बच्चों को कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, तो उन्हें खुद करने के लिए, खुद समझने के लिए, खुद अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्हें जगह दीजिए, उन्हें समय दीजिए, उन्हें आज़ादी दीजिए। अगर उनको, तभी कहते हैं ना, ज़्यादा अनुशासन बना के भी मत रखिए, बच्चा गतिविधियां नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उनको क्या, समय, जगह और आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा सा इसको ब्लैक भी किया, देखिए हाईलाइट भी किया है। ये आपको यही 3 पॉइंट, आपको यही 3 इसी तरह से कहीं पर दिया हुआ मिलेगा। समय, जगह, आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों के द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, ठीक है। नीचे देखिए दोस्तों, शिक्षा के विभिन्न साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तकों परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। दोस्तों, एक बात बता दें हम आपको, आप हैं
आप लोग जो अध्यापक होंगे, मैं बता दूं कितनी भी उम्र वाले हों, फिलहाल हमारे अभ्यर्थी हैं तो 20-25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, वो जो हमसे पढ़ रहे होंगे, क्या आज की डेट में जो परिवहन की व्यवस्था है, हम बच्चों को परिवहन के बारे में पढ़ा रहे हैं, क्या हम उतने अच्छे ढंग से बता सकते हैं, समझा सकते हैं जितना कि बुजुर्ग लोग बता सकते हैं? क्योंकि बुजुर्ग लोगों ने अपने पैरों से पैदल चले हैं कि कोसों, ठीक है। बुजुर्ग लोगों ने उस दौरान जो अनुभव उन्हें मिले थे वो उन्होंने हासिल किया है, तो क्यों ना उनके अनुभव बच्चे स्वयं उनसे जुड़े। तो वो कह रहे हैं अगर हम केवल किताबी ज्ञान देते रहेंगे तो यहाँ पर एक चीज को नोट कीजिए, आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित व्यवस्था पर बल देती है। अगर आज हम सिर्फ पुस्तक पर केंद्रित हो जाते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि शिक्षक ही सर्वोपरि है, तो दोस्तों बाल केंद्रित ना होकर ये व्यवस्था शिक्षक केंद्रित हो जाती है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें बच्चों को ऐसे टास्क देना है जिससे कि वो घर पे जाएं, अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपने नाना नानी से पूछें, जानकारी लें, तो बच्चे विस्मय में भी पड़ेंगे, अरे बाप रे, अच्छा आपकी बारात गई थी 3 दिन में, आज बारात क्या होता है 2-3 घंटे में पहुंच जाती है। बच्चों को बड़ा रोचक लगेगा। आज के डेट में अगर देखा जाए तो तांगे जो इक्का बोलते हैं वो भी धीरे 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 लुप्त होते जा रहे हैं। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक इतिहास बनकर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे स्रोत हैं, बहुत से स्रोत मौजूद है इस किताब से हटकर जिनसे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर हम केवल किताब पर आधारित ही शिक्षा देंगे, अगर हम किताब को ही ज्ञान का एकमात्र आधार बना लेंगे, तो जो हमारे स्रोत हैं तो उनकी एक अनदेखी ही तो है, यानी वो हमारे कैसे रहेंगे, वो व्यर्थ रहेंगे। और जबकि बच्चे उनसे ज़्यादा सीखते हैं, समाज से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, सृजन और पहल को विकसित करने के लिए। दोस्तों हम दूसरी या तीसरी वीडियो में एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन लंबा है थोड़ा सा, जहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस करने वाला होगा हम करेंगे, ठीक है। सृजन और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाएं, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। दोस्तों एक बात बताइए, अगर बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, और हम कहते हैं नहीं बेटा ये आपके लिए नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चा जो है उसी पुस्तक को पढ़ने लायक है और उससे अलावा वो ना पढ़े। हम ऐसा मानते हैं कि उससे अलावा उसकी क्षमता नहीं है, लेकिन दोस्तों हमने उसको सीमित कर दिया। वो चाह रहा है कुछ हम नया सीखें, वो चाह रहा है कुछ हम अलग सीखें, तो क्या हुआ, हमने उसको बता दिया, क्योंकि पुस्तक को एकमात्र हमने ज्ञान का आधार बनाया है कि इस पुस्तक को पढ़ो, परीक्षा दो, अगली क्लास में जाओ। तो क्या हुआ, हमने निर्धारित खुराक का उसको ग्राहक मान लिया है कि आपके लिए बस इतना ही है, इतना ही आपको करना है। तो क्या किया, हमने उसको सीमित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उसे सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार बनाना है, उसको निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना है कि ये इतना ही आपको पढ़ना है बेटा, अब नहीं, बस आपके लिए यही लेवल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। यह है उद्देश्य स्कूल की जिंदगी में। अब दोस्तों कौन सा उद्देश्य, वही ऊपर वाली लाइन, कौन सी ऊपर वाली लाइन, कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। यह उद्देश्य स्कूल की जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की मांग करते हैं। अब ये कह रहे हैं हमें बच्चों को समय देना, हमें बच्चों को जगह देना, हमें बच्चों को आज़ादी देना है। अब लाइन को पढ़िए, दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती। ये कह रहे हैं एक तो हमें समय के साथ रहते हुए जितना हमने टारगेट बना रखा है उतना बच्चों को सिखाना है, और हमें उन्हें आज़ादी भी देनी है। तो वो कह रहे हैं जितने समय में जितना कंटेंट हमें उन्हें देना है वो भी देना है, और हमें उनके लिए समय जगह आज़ादी भी देनी है, यानी हमें अपना जो टाइम टेबल है, समय सारणी इतनी लचीली बनानी है। तो वे कौन करेगा, तभी तो उन्होंने कहा था अध्यापक, अध्यापिकाएं और जो प्राचार्य हैं इनके सहयोग से ये सब संभव हो सकता है। जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, दोस्तों इसका आशय है कि एक समय के साथ भी काम हो और समय का भी ध्यान रखा जाए, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। तो यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं वो शिक्षण के लिए, यानी आपके जो यूनिट जो होते हैं उनके लिए एक समय निश्चित होता है, निर्धारित होता है, तो उसको भी हम लागू कर पाएँ और बच्चों को समय जगह और आज़ादी भी मिले, जिससे कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ठीक है।
नीचे लिखा हुआ है शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां इस बात को तय करेंगी कि पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव और बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितने प्रभावी सिद्ध होती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां, शिक्षण का मतलब है पढ़ने पढ़ाने के तरीके, अध्ययन अध्यापन का जो तरीका है, खेल विधि, इस तरह से खेल में शिक्षा, और मूल्यांकन की विधियां ये तय करती हैं कि बच्चे जो होते हैं ना बोर ना हो। अब आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। अगर देखा जाए एनसीईआरटी की पुस्तकों में इतनी गतिविधियां दी हुई हैं कि बच्चे मजे लेकर के पढ़ते हैं और उन्हें सीखते हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा यह एक सुझाव मात्र है, ये हैंडल करना है अध्यापक को स्वयं, अध्यापिकाओं को स्वयं, प्राचार्य को स्वयं। ठीक है, तो अब हमें इसके इतने अच्छे से, इतने बढ़िया ढंग से उसको मतलब हैंडल करना है, ठीक है, अपनाना है, बच्चों पर लागू करना है कि बच्चों पर मानसिक दबाव भी ना पड़े, बोरियत की जगह पर खुशी का अनुभव करें। ठीक है, और कितने प्रभावी सिद्ध होती हैं, कौन सा क्या प्रभावी सिद्ध होती हैं, हमारी शिक्षण विधियां और मूल्यांकन की विधियां। ठीक है दोस्तों, आशा है हम जिस भाव से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस भाव से आप समझ पा रहे हैं। अगर थोड़ी सी कठिनाई आती है, ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है तो दोस्तों मेरा एक राय है कि इसको बार बार देख लें, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपसे बहुत बार कह रहा हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ दोस्तों, आप मेरी बात को माने, आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी बात को माने। इससे ज़्यादा अच्छे नोट्स आपको, इससे छोटे नोट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसको पूरा पढ़ें। एक बार ये समझ लेना कि सर जिद्दी हैं, ज़बरदस्ती पढ़वा रहे हैं, आप पढ़ें। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसका जो वैल्यू है तब उसको आप पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमारे जो अभ्यर्थी नए हैं, और सीटीटी का जो पेडागोजी है थ्योरिकल ही है। यहाँ आगमन निगमन विधियाँ इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये टेट का है, टेट में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, किसी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है वो टेट में पूछा जाता है, यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसी ही लाइनें आने वाली हैं और यही दी होंगी हूबहू। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा है बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोवैज्ञानिक व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। ये कह रहे हैं बच्चों को जो बोझ की समस्या थी, एक बड़े बस्ते की समस्या थी, तो वो कह रहे हैं जब हमने ये एनसीएफ बनाया है तो अब हम स्कूली जो पढ़ाई है उसको बाहर से जोड़ रहे हैं। तो बाहर पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना है, तो इसका मतलब जो एक्टिविटीज़ यहाँ कर रहे हैं वो उनके आसपास जो हो रही हैं उससे वो सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मोटी मोटी किताबें हैं, किताबों में तो लिखा हुआ है लेकिन आज वो व्यवहार में सीख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो व्यवहार में सीखा जा रहा है तो बोझ की समस्या से वो निपट जाएंगे। कहने का मतलब दूर हो जाएगा, बोझ की जो समस्या है उससे निपटा जा सकेगा। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि इसमें मनोवैज्ञानिक व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। ये कह रहे हैं अध्यापन के लिए जो एक समय निर्धारित किया गया है इसको भी ध्यान में रखा गया है, और बच्चे कैसे सीखते हैं और इसको मनोवैज्ञानिकता के आधार पर भी ध्यान में रखा गया है। कहने का मतलब है किस लेवल का बच्चा है, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे समझाया जाना चाहिए, वो कैसे सीखता है और कितने समय में कितना सीखेगा। तो इन सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखा गया। किसमें, जो एनसीएफ जो करिकुलम बनाया गया है, जो पुस्तकें दी गई। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पुस्तक सोच विचार और विस्मय, छोटे समूह में बातचीत और बहस के साथ हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। ये कह रहे हैं इस पुस्तक में बहुत सी ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ दी गई हैं जिसमें बच्चे सोच विचार के लिए यानी विस्मय में पड़ जाते हैं, जिसमें बच्चे तर्क सोचने लगते हैं, जिसमें बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है। और लिखा है छोटे समूह में बातचीत करना, बहस करना, हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। अगर आपके पास पुस्तकें नहीं हैं, आप देखना एनसीईआरटी की भी पुस्तकों में भी दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी की पुस्तकों देख रहे हैं वहाँ भी दिया हुआ है। आजकल उन पुस्तकों में ढेर सारी गतिविधियाँ दी गई हैं जिससे कि बच्चे गतिविधियों के आधार पर सीखें, क्योंकि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है। दोस्तों आज जो पहली हमारी वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। कितनी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ तक आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, दोस्तों हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम आपके लिए दूसरी और तीसरी वीडियो कल ही
लोड कर देंगे। आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा और तीनों वीडियो देखने के बाद आप हमें बताइए आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिससे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा देंगे, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। बहुत जल्द बहुत शीघ्रता से हम आपके लिए सारी चीज़ें, सारे नोट्स कंप्लीट करा देंगे और जो भी दिक्कतें आती हैं हम प्रैक्टिस कराएंगे आपका। और जब प्रैक्टिस कराएंगे तो सारा कंटेंट वहाँ भी समझाते हुए प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का आंसर बताया और हम चलते बने। हम वहाँ पर इस कंटेंट को रखेंगे, हम वहाँ पर नोट्स भी आपके बनवा देंगे। अगर आप हमारी वीडियो से, कहने का मतलब आप हमारे टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आपके प्रैक्टिस के दौरान कोई क्वेश्चन आएगा तो वही टॉपिक भी क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये चैनल कभी आपको भ्रम में नहीं डालेगा। सीटेट को सीटेट जैसा और टेट को टेट जैसा पढ़ाएगा। टेट का माल हम सीटेट में नहीं बेचने वाले, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए और आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।